2019 में डिज्नी ने लॉयन किंग को लाइव एक्शन में रीमेक करके अपने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को सबके सामने शोकेस किया था, जिसके दम पर इसने 1.6 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। और साल 2024 के अंत में रिलीज हो चुकी है इसकी सीक्वल स्लैश प्रीक्वल मुफासा द लॉयन किंग, जो भले ही क्रिटिकली पहली मूवी जितना सक्सेसफुल नहीं रही, बट डिज्नी के अंदर द लॉयन किंग लोर और इस मूवी के बनने के पीछे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपका माइंड ब्लो कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, आखिर किस तरह से ह्यूमंस ने परफॉर्म किया था शेरों को द लॉयन किंग मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर व्हाइट लॉयंस के विलन होने के पीछे आखिर क्या लॉजिक था। इसके अलावा इस मूवी के कई सारे डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जैसे कि इस मूवी के अंदर कितने करोड़ जानवरों के फर का इस्तेमाल हुआ है, वर्चुअल सेट्स को कितने किलोमीटर वाइड बनाया गया था, शेरों के अलावा भी इस मूवी के अंदर और कितने प्रकार के एनिमल्स को डिजाइन किया गया था। इसके अलावा क्या लॉयन किंग 3 हमें देखने को मिलेगी भी या नहीं, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2019 में रिलीज हुई थी 1994 की द लॉयन किंग की लाइव एक्शन रीमेक, जहां पर ये रीमेक होने के बावजूद भी इसने 1.6 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड कमाया था और इसके CGI की काफी ज्यादा तारीफ हुई और इसे ऑस्कर में भी नॉमिनेशन मिला था। सर्टेनली ये सारे के सारे रीजंस काफी थे इसकी सीक्वल को डेवलप करने के लिए। फाइनली सितंबर 2020 में इसके सीक्वल मुफासा द लॉयन किंग को अनाउंस किया गया और इसकी कहानी के स्ट्रक्चर को गॉडफादर 2 मूवी पर मॉडल किया गया था, जो बेसिकली एक प्रीक्वल और सीक्वल दोनों थी। और इसमें माइकल कॉर्लियोन के साथ साथ वीटो कॉर्लियोन की कहानी को भी हमें फ्लैशबैक के साथ दिखाया गया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनली 1994 की द लॉयन किंग मूवी का भी एक सीक्वल था जिसका नाम था लॉयन किंग 2 सिम्बाज प्राइड। और यही बेसिकली मेन डिफरेंस है करंटली रिलीज हुई मुफासा मूवी के साथ, जहां पर जिस सिम्बा की बेटी कियारा को रफीकी मुफासा की कहानी सुनाता है, ओरिजिनल सीक्वल मूवी के अंदर जो 1998 में रिलीज हुई थी, उसमें एक्चुअली कियारा की ही कहानी को आगे बढ़ाया गया था और समवॉट वो द लॉयन किंग की तरह ही था, जिसके कारण इसे रीमेक करना कोई सेंस नहीं बनाता और ओरिजिन के रूप में मुफासा की कहानी को दिखाना ज्यादा सेंस बनाया। लेजेंडरी एक्टर जेम्स अर्ल जोन्स ने 1994 और 2019 मूवी के अंदर मुफासा को अपनी आवाज दी थी, बट सैडली 2024 में 93 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। जेम्स अर्ल जोन्स अपनी लेजेंडरी वॉइस के लिए हॉलीवुड में जाने जाते थे और उन्होंने इसके अलावा लेजेंडरी डार्थ वेडर को भी अपनी आवाज दी थी, बट साल 2022 में उन्होंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया था, जिसके कारण डिज्नी ने उनसे परमिशन ली थी उनके वॉइस को AI रूप से जनरेट करके इस्तेमाल करने के लिए। बट अपेरेंटली मुफासा द लॉयन किंग के रिलीज के दौरान डिज्नी ने ऐसा नहीं किया और यहाँ पर उनके पुराने वॉइस सैंपल्स का इस्तेमाल किया गया है फिल्मिंग के दौरान। इस मूवी के अंदर हमें मेन विलन के रूप में व्हाइट लायंस को दिखाया गया था और द लायन किंग का व्हाइट लायंस के साथ एक पुराना बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, जिसमें बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि द लॉयन किंग और इसके कैरेक्टर बेसिकली इंस्पिरेशन थे ओसामू तेजुका की 1950s की किम्बा द व्हाइट लायन के ऊपर, जो बेसिकली एक मांगा थी और जापान में एक सक्सेसफुल टेलीविजन एनिमेटेड शो भी रह चुकी है। और इसके कई सारे विजुअल एलिमेंट्स, स्टोरी डिजाइन और स्टोरी एलिमेंट्स को डिज्नी पर कॉपी करने का आरोप लगाया जाता है, बट नॉनदलेस डिज्नी की अपनी लॉयन किंग काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी और मुफासा मूवी के अंदर व्हाइट लायंस को एज अ विलन देखना बहुत सारे लोगों को उसी किम्बा द लॉयन की याद दिलाता है और बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि डिज्नी ने उसी चीज को याद रखते हुए यहाँ पर व्हाइट लायंस को विलन दिखाया था। शुरुआत में स्कार को मुफासा मूवी के अंदर टाका करके बुलाया गया था। अब ऑफ कोर्स इस मूवी के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जब स्कार को उसका अपना नाम स्कार मिलता है और इससे पहले उसे टाका ही बुलाया गया था, लेकिन ये नाम एक्चुअली द लॉयन किंग लोर के अंदर कोई नया नाम नहीं है और न ही इसे इस मूवी के लिए क्रिएट किया गया था। एक्चुअली इसका ओरिजिन हमें द लॉयन किंग 6 न्यू एडवेंचर्स के अंदर ऑलरेडी बताया गया था, जो बेसिकली पहली मूवी के साथ रिलीज हुई एक एंथोलॉजी बुक थी, जिसमें अलग अलग राइटर्स ने लॉयन किंग से जुड़े हुए शॉर्ट स्टोरीज को लिखा था और उसी में स्कार की ओरिजिन नेम टाका का भी जिक्र था, जिसे इस मूवी के अंदर यूज किया गया। ओरिजिनल मूवी के यादगार गाने एक्चुअली फेमस म्यूजिशियन हांस जिमर की देन थे, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन के साथ
कई सारी मूवीज के अंदर अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। ओरिजिनली उन्हें सेकंड मूवी के अंदर भी एज अ म्यूजिक कंपोजर बुलाया जा रहा था, जहां पर वो निकोलस ब्रिटल के साथ इस मूवी के लिए म्यूजिक दी थी, बट फॉर सम रीजन इस मूवी के अर्ली प्रोडक्शन के दौरान उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी जगह पर डेव मेट्जगर को इस मूवी के अंदर एज अ म्यूजिक कंपोजर हायर किया गया। बट कुछ गानों के लिए यहाँ पर हांस जिमर और निकोलस ब्रिटल को भी यहाँ पर क्रेडिट दिया गया था। कीथ डेविड, जिन्होंने इस मूवी के अंदर मुफासा के पिता मासेगो का रोल प्ले किया था, उन्होंने इससे पहले भी कई सारे मौकों पर मुफासा को ऑलरेडी अपनी आवाज दी है, जहां पर उन्होंने द लॉयन किंग सिम्बाज माइटी एडवेंचर, जो कि बेसिकली एक एनिमेटेड टीवी शॉर्ट था, और द लॉयन किंग के ब्रॉडवे वर्जन के अंदर भी मुफासा का रोल प्ले किया था। एनिमेटेड मूवी के अंदर इस बात को दिखाया गया था कि स्कार भी बेसिकली रॉयल ब्लड को बिलोंग करता है, लेकिन इस मूवी के अंदर इस चीज को अलग लिखा गया, जहां पर स्कार को इनिशियली ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं बताया गया था, ताकि इन दोनों कैरेक्टर्स की डायनामिक्स और जर्नी को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सके। बात करें अगर विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के भी पूरे विजुअल इफेक्ट्स को एमपीसी कंपनी ने संभाला था, जिसने पिछली मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को भी संभाला था। और इस मूवी के अंदर कई सारे सिमुलेशन वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था, जो बेसिकली सीपीयू और जीपीयू के द्वारा हैंडल किए हुए कैलकुलेशन से हुए मॉडलिंग और एनिमेशन होती हैं। स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर हेयर सिमुलेशंस की बात की जाए, तो यहाँ पर एक्चुअली 3 करोड़ फर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 17 करोड़ हेयर कर्व्स का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर स्पेसिफिकली लॉयंस पर 6 लाख हेयर्स, उनके कानों पर ऑलमोस्ट 62 लाख उनके लेग्स पर और 90 लाख उनके मिडिल पोर्शन पे इस्तेमाल होता था। और इतने सारे डेटा को हैंडल करने के दौरान अकेले इस सिमुलेशन का पूरा हिसाब किताब 800 जीबी के आसपास हुआ करता था। इसके अलावा इस मूवी के अंदर एक नए तरीके के मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे कहा गया क्वाड कैप, जो बेसिकली एक बहुत ही स्मार्ट और एडवांस मोशन कैप्चरिंग टेक्निक है, जिसमें एक नॉर्मल मोशन कैप्चर सूट को इंसान ही पहनकर अपनी परफॉर्मेंस देते थे, बट यहाँ पर ये सूट्स बेसिकली हेड से लेकर टेल तक और फ्रंट हैंड से लेकर हाइंड लेग के सारे डेटा को एज अ क्वाड्रिपेडल इनपुट में डाला करता था, यानी इंसानों के नॉर्मल एक्टिंग को लॉयंस के 4 पैरों वाले एक्टिंग में कन्वर्ट करना। और यहाँ पर स्पेसिफिकली इस मूवी के लिए 12,680 मोशन कैप्चर टेक लिए गए, जिनमें से 7,399 टेक्स को मूवी के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बिल्कुल पहली मूवी की तरह ही इस मूवी के लिए भी एक पूरा वर्चुअल सेट डिजाइन किया गया था, जो एक्चुअली 107 माइल स्क्वायर यानी 172 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर था। और इस पर्टिकुलरली इस मूवी के लिए यहाँ पर 5,790 एसेट्स को क्रिएट किया गया था, जिन्हें फाइनल रेंडर करने में 150 मिलियन आवर्स तक का वक्त लगता था, जिसे ऑफ कोर्स बहुत सारे कंप्यूटिंग पावर्स ने एक साथ आकर इसे कई हजार लाख करोड़ गुना कम किया होगा। और इस पूरे के पूरे सीक्वेंसेस को रियल लाइफ की तरह दिखाने के लिए यहाँ पर नाम्बिया, बोत्सवाना, तांजानिया और ऐसे कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज से कई सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस को कैप्चर किया गया था, जो बेसिकली अकेले ही 10 टेराबाइट का मटेरियल था। शेरों से हटकर भी इस मूवी के अंदर बाकी जानवरों को दिखाया गया था, जहां पर तकरीबन 118 यूनिक एनिमल्स को इस मूवी के अंदर बनाया गया था, जहां पर एमपीसी की प्रोप्राइटरी ग्रूमिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था, जो बेसिकली इनके एक्यूरेट बोन और मसल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में हेल्प करती थी और हर प्रकार के एनिमल की बिहेवियर और उनके हैबिटेट के हिसाब से ही उन्हें एनिमेट किया गया था। अगर बात करें अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन की, तो इस मूवी के विजुअल इफेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए इसे कई सारे अवार्ड्स के अंदर अभी से नॉमिनेट कर लिया गया है, जहां पर इसे ब्लैक रील अवार्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग साउंड ट्रैक, विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग विजुअल इफेक्ट्स इन अ फोटो रियल फीचर, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर इन अ फोटो रियल फीचर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। साथ ही साथ इसे गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स के अंदर भी वर्स्ट रीमेक, रिप ऑफ और सीक्वल के रूप में चुना गया है और इसे पहली मूवी की तरह इस बार ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेशन नहीं मिल पाई। लेकिन अगर वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए, तो मुफासा द लॉयन किंग यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में 211 मिलियन और बाकी टेरिटरीज में 384 मिलियन कमाने में कामयाब रही है, जो कि ऑफ कोर्स
पिछली मूवी का 1/3 भर ही है, बट कंसिडरिंग इट्स $200 मिलियन बजट ये मूवी एक हिट साबित हुई है। फिर भी इसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सोनिक द हेजहॉग 3 मूवी ने काफी अच्छी खासी टक्कर दी और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $150 मिलियन के मार्क को सोनिक द हेजहॉग 3 ने पहले क्रॉस किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉयन किंग 3 मूवी आएगी? अभी तो फिलहाल डिज्नी ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं की है, बट इस बात के हिंट जरूर मिल रहे हैं कि हो सकता है कि थर्ड मूवी को कभी फ्यूचर में जरूर रिलीज किया जाए, क्योंकि यहाँ पर नए कैरेक्टर्स कियारा, कोवू और कियारा के भाई कियोन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो अपने आप में एक नई स्पिन ऑफ या एक नई टेलीविजन शो के रूप में रिलीज किए जा सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इन सब में बहुत ज्यादा पैसा और एफर्ट लगता है और देखना होगा कि डिज्नी आखिर इसे कब अनाउंस करती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप मुफासा द लॉयन किंग के बारे में और क्या क्या जानते हैं, और आपके पास और कौन कौन से टॉपिक हैं जिसे आप इस चैनल पर देखना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।